वेलकम बैक टू लेक्चर सीरीज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिस्टम। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था क्वांटाइजेशन एंड डीमॉड्यूलेशन ऑफ ईपीएमसी। आज हम लोग टुडे वी विल डिस्कस द पीसीएम सिस्टम पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो अगर पल्स कोड मॉड्यूलेशन की बात करें या सिस्टम कहते हैं पीसीएम कम्युनिकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। क्या बात करें? पीसीएम कम्युनिकेशन, पीसीएम कम्युनिकेशन। तो अगर आप पीसीएम कम्युनिकेशन की बात करें तो जैसे हमने पहले कहा था, जब आप ट्रांसमीटर कभी भी कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन के केस में आपके पास जो है क्या है? कम्युनिकेशन में सिंपली आपके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसमीटर। आपके पास ट्रांसमीटर होगा, आपके पास चैनल होगा, और आपके पास क्या होगा? रिसीवर सेक्शन होगा। ये आपके पास कंपल्सरी है, ये तो हमेशा कम्युनिकेशन में होगा ही। ट्रांसमीटर सेक्शन जो भी होगा, आपके पास चैनल का सेक्शन होगा, और आपके पास रिसीवर का सेक्शन होगा। क्योंकि हमने कम्युनिकेशन में कहा था कि बेसिकली जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या है? प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अगर हम पीसीएम कम्युनिकेशन की बात करें तो पीसीएम में आपका क्या है? सिंपली पीसीएम कम्युनिकेशन सिस्टम है। बस अब चेंजेस क्या है? हमने कहा कि हमने डिफाइन कर दिया पीसीएम की बात कर रहे हैं, पीसीएम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब सिंपली जो ट्रांसमीटर होगा वो पीसीएम और रिसीवर का होगा, पीसीएम रिसीवर होगा। और पीसीएम की बात करें हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिस्टम में तो सिंपली हम क्या करते हैं? हमने कहा कि ये पीसीएम की आप बात करोगे तो पीसीएम में जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो कैसा होता है? पीसीएम में आपके पास जो डेटा ट्रांसमिशन होगा वो डिजिटल डेटा का ट्रांसमिशन होगा। क्या होगा? डिजिटल डेटा का ट्रांसमिशन होगा। तो इसका मतलब इनिशियल जो भी आपके पास फिजिकल सिग्नल होगा या आपके पास जो इनिशियल इनपुट इंफॉर्मेशन होगा उसको आप क्या करोगे? उसको आप डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करोगे, और डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करोगे कि जो सिग्नल होगा सिग्नल का आप ट्रांसमिशन कर दोगे। तो इसका मतलब हमें कोई ऐसा सोर्स या ऐसा सिस्टम चाहिए जो एनालॉग मैसेज को या हमारे पास जो भी फिजिकल इंफॉर्मेशन है सोर्स इंफॉर्मेशन उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर दे, उसके बाद ट्रांसमिशन हम कर सकते। तो अभी हमने कहा था ये ट्रांसमीटर है, या हम सिंपली कहते हैं पीसीएम ट्रांसमीटर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पीसीएम ट्रांसमीटर की बात कर रहे हैं और हम यहाँ पीसीएम रिसीवर की बात करने लगे। तो जब आप बात करोगे ट्रांसमीटर का तो आपके पास सिंपली क्या है? पहले आपके पास फिजिकल इंफॉर्मेशन होगा। क्या होगा? आपके पास फिजिकल इंफॉर्मेशन होगा, और ये जो फिजिकल इंफॉर्मेशन है ये क्या है? ये सोर्स इंफॉर्मेशन है, सोर्स इंफॉर्मेशन। अब ये आपका जो भी सोर्स इंफॉर्मेशन है, हमने कहा ये फिजिकल इंफॉर्मेशन है, तो सिंपली इस केस में क्या होगा? ये हमने कहा कि आपका इनिशियल जो इनपुट है वॉइस सिग्नल है, तो आपके पास ऐसा कुछ एनालॉग सिग्नल, ये आपके पास इनपुट इंफॉर्मेशन है। अब हमने कहा जब आप पीसीएम सिस्टम की बात करोगे, पीसीएम ट्रांसमिशन की बात करोगे, तो जो आपके पास इनपुट है उसको आप क्या करोगे? उसको आप कन्वर्ट करोगे
दिस इज। अब हम इस इनपुट इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे कि कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम कन्वर्जन की बात करेंगे तो अब ये आपके पास जो सोर्स इंफॉर्मेशन है इसको डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे। जानते हैं जो कन्वर्जन का पहला स्टेप होता है वो क्या होता है? आपके पास जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा? सैंपलिंग। क्या होगा? सैंपलिंग या सैंपलर हम सीधे कह देंगे। हम सैंपलिंग जब परफॉर्म करेंगे, सैंपलिंग भी लिख सकते हैं, सैंपलर भी करते हैं। तो सैंपलिंग के केस में क्या होगा? सैंपलिंग के केस में जो आपके पास डेटा होता है, मतलब जो ये कंटीन्यूअस सिग्नल होता है, ये कंटीन्यूअस सिग्नल क्या होगा कि डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब डिस्क्रीट सिग्नल की बात अगर हम करें, डिस्क्रीट सिग्नल सिंपली ये होगा कि जो आपके पास इनपुट मैसेज होगा, इनपुट इंफॉर्मेशन होगा, वो टाइम के रिस्पेक्ट में आप कंटिन्यूअस नहीं रह जाता। सिंपली हम कहते हैं कि टाइम एक्सिस नॉट रिमूव मोर कंटिन्यूअस। और हमने कहा था कि सैंपलिंग में बेसिकली क्या करते हैं, जो ये आपके पास मैसेज होगा, ये जो मैसेज है इसको हमने कहा कि ये एम्पलीट्यूड और टाइम दोनों के रिस्पेक्ट में कंटीन्यूअस है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज दे रहा है हमको। अब ये क्या करेगा? अब ऐसा कुछ हो जाएगा, ये ऐसा कुछ। मतलब अब क्या होगा कि ये जो इसका टाइम है, ये पहले जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज दे रहा था, अब इसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे। पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट क्या होगा? डिफाइन होगा। जैसे यहाँ हमने कहा t1 t2 t3 so on जैसे भी। मतलब अब जो ये सैंपल वैल्यू है, ये जो कंटीन्यूअस नहीं है, टाइम इसका कंटीन्यूअस नहीं है, तो इसका मतलब सिंपली जो सैंपलर आउटपुट है वो हमारा डिस्क्रीट सिग्नल है। और डिस्क्रीट सिग्नल के केस में हम ये कहते हैं कि हमारे पास सिग्नल होता है, उसका एम्पलीट्यूड आप देखें तो एम्पलीट्यूड अभी भी कंटीन्यूअस है, एम्पलीट्यूड स्टिल रिमेन कंटीन्यूअस, बस टाइम रिमेन नो मोर कंटीन्यूअस। तो हमें तो डिजिटल में कन्वर्ट करना है, और डिजिटल में दोनों ही चीजें मतलब डिस्क्रीट होती हैं या कंटीन्यूअस है, क्योंकि चाहे एम्पलीट्यूड की बात करें चाहे टाइम की बात करें। तो अब हम क्या करेंगे? क्वांटाइजेशन जैसे स्टेप परफॉर्म करते हैं। क्या परफॉर्म करते हैं? क्वांटाइजेशन। तो जो ये क्वांटाइजेशन है इसका मेन काम क्या होता है? क्वांटाइजेशन क्या करेगा बेसिकली कि जो आपके पास ये वैल्यूज हैं, जो अभी हम देख रहे हैं कि ये आपका यहाँ पे एम्पलीट्यूड स्टिल रिमेन कंटीन्यूअस, इस कंटिन्यूटी को हम क्या करेंगे? क्वांटाइजेशन के थ्रू ब्रेक कर देंगे। यहाँ पे बेसिकली ये होगा कि आप राउंड ऑफ यूज करेंगे। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस ही किया था कि क्वांटाइजेशन क्या होता है और कैसे क्वांटाइजेशन काम करेगा। यहाँ पे जो आपके पास क्वांटाइजेशन है वो ये क्या करेगा कि पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करेगा पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे, और उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे? पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड के राउंड ऑफ वैल्यू असाइन कर देंगे, जिससे जो ये आपके पास आउटपुट जनरेट होगा। क्वांटाइजर क्या करेगा? अब ये जो मैसेज होगा, इस मैसेज की कंटिन्यूटी को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। एम्पलीट्यूड की भी कंटिन्यूटी को ब्रेक कर देगा, और उसके बाद जो है टाइम तो ऑलरेडी पहले से ही हमारा कंटीन्यूअस नहीं है। तो जो क्वांटाइजर का आउटपुट होगा वो ऐसा कुछ सिग्नल आ जाएगा। पहले ही कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। अब जो एम्पलीट्यूड लेवल होगा पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के लिए फिक्स है। जो आपके पास वैल्यूज हैं वो एम्पलीट्यूड लेवल की कितनी वैल्यूज जो भी आएगा ऐसा कुछ। अब इसके बाद हम इसके क्या करते हैं कि बाइनरी डेटा असाइन कर देते हैं। क्या करेंगे कि हम बाइनरी बिट असाइन कर देंगे। तो जब हम बाइनरी बिट असाइन कर देते हैं तो इस केस में जो हमारे पास
सिस्टम होता है असाइन करने का, ये नेक्स्ट सेक्शन होगा, इसे कहते हैं इनकोडर। इनकोडर में हम सिंपली क्या करते हैं कि अब आपके पास जो ये क्वांटाइजर का आउटपुट है, जो हमने हर केस में एम्पलीट्यूड को भी ब्रेक कर दिया और टाइम को भी ब्रेक कर दिया, तो इस केस में अब हम पर्टिकुलर बाइनरी डेटा असाइन कर देंगे और जो भी आपके पास मैसेज होगा तो ऐसा कुछ मैसेज आपको सिग्नल रिसीव करेगा। तो ये जो इनकोडर का आउटपुट होता है ये हमारा क्या होगा, पीसीएम सिग्नल होगा। और यहाँ तक का जो सेक्शन होता है ये हमारा होता है ट्रांसमीटर सेक्शन। हमने लिखा जो ये पीसीएम ट्रांसमीटर सेक्शन, यहाँ तक का सेक्शन हमारा पीसीएम ट्रांसमीटर सेक्शन। अब क्या करेंगे, जो ये हमारे पास इनपुट इंफॉर्मेशन है, इस इनपुट इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, ट्रांसमिट कर देंगे किसके थ्रू, चैनल के थ्रू। क्या करेंगे हम, चैनल के थ्रू जो इनपुट इंफॉर्मेशन है इसको हम ट्रांसमिट कर देंगे। तो ये हमारे पास चैनल है। अब जो यहाँ पे चैनल होता है इसे हम कहते हैं, बीच बीच में हम लगाते हैं रीजनरेटर। क्या कहते हैं, ये हमारा क्या होता है, रीजनरेटर। लग जाएगा आपका रीजनरेटर। यहाँ पे बीच से हम लगाते रहे रीजनरेटर। अब ये पूरा सेक्शन हो गया आपका, ये पूरा सेक्शन क्या है, ये हमारा जो है चैनल का सेक्शन हो गया। किसका सेक्शन हो गया, ये हमारा चैनल का सेक्शन है। चैनल हम क्या कहते हैं, क्या होता है, चैनल वो मीडियम है जिसके थ्रू जो डेटा है वो एक्सचेंज होता है। सिंपली हम ये कहते हैं चैनल इज द मीडियम थ्रू विच डेटा एक्सचेंज टेक प्लेस। तो ये वो मीडियम है जिसके थ्रू आप डेटा एक्सचेंज करते हो। जब आप ट्रांसमिशन स्टार्ट करोगे तो इस केस में होता ये है कि जो ये आपका मैसेज है, ये तो यहाँ से फ्रेश पीसीएम सिग्नल जनरेट हुआ, तो ये एक्चुअल में डिस्टॉर्शन इसमें आ जाता है। तो ये ऐसा कुछ हो जाता है आपका, ऐसा कुछ मैसेज आएगा, इसे हम कहते हैं डिस्टॉर्टेड पीसीएम। क्या कहते हैं, डिस्टॉर्टेड पीसीएम। फिर से यहाँ पे ये आपके पास जो पल्स जनरेट होगा, फिर से आपका फ्रेश पीसीएम आ जाएगा, पीसीएम। ऐसे ही ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहेगा। फिर से ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसमिशन करेंगे तो हो सकता है ऐसा कुछ आ जाए, कोई बहुत बड़ी चीज होगी, कैसा भी डिस्टॉर्टेड पीसीएम आएगा। तो यहाँ से आपके पास फ्रेश पीसीएम जनरेट हो जाएगा। तो ये फिर से ऐसा कुछ सिग्नल आपका जनरेट करके दे देगा। तो जो ये आपके पास चैनल होगा, चैनल में क्या है कि जब आप ट्रांसमिशन की बात करोगे, कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन करते रहोगे, तो ऐसे ही आपके पास रीजनरेटर होंगे। डिस्टेंस एक्चुअली वो 16,000 फीट पे होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1.3-1.4 किलोमीटर के रहेंगे। अब आप देखिए, जब आप देखते हो कि आप देखोगे कि जो ये बड़े बड़े टावर्स लगे होते हैं सेल फोन्स के, वो क्या हैं, जो ये सेल फोन के टावर्स लगे होते हैं, बेसिकली ये काम करते हैं किसका, एज ए रिपीटर। आपके पास जो आरएफ इंजीनियर होंगे वो क्या करते हैं कि आप जहां पे एक बार टावर इंस्टॉल होगा, वो वहां से जाके मेजर करते हैं कि जो स्पेक्ट्रम है उसका, कहाँ स्पेक्ट्रम की किस डिस्टेंस से जो स्पेक्ट्रम की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती शुरू हो रही है। जैसे ही आपका स्ट्रेंथ डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, मतलब आपका जो आप कहते हो कि फोन में नेटवर्क हमारे का हमारा वीक नेटवर्क आ रहा है, तो वहीं पे वो क्या करते हैं, नया टावर इंस्टॉल करवा देते हैं। कंपनी जो भी सेलुलर कंपनी जो है उससे बात नहीं करना, सिंपली बात में
टावर, वो क्या करेगा, वहाँ पे नया टावर है, नया एंटीना, पूरा ट्रांसमीटर सेक्शन इंस्टॉल करवा देंगे। तो ये वही चीजें होंगी, वो हम कहते हैं कि रिपीटर है, यहाँ पे टावर, ऐसे ही चलता रहेगा। और आपके पास जो रिसीवर सेक्शन होगा, आपके पास रिसीवर ही होगा जो कटेगा। अब अगर हम रिसीवर सेक्शन की बात करें तो वहाँ पे ये रीजनरेटर होगा, फिर उसके बाद आपके पास डिकोडर होगा, और ये आपके पास लास्ट में एलपीएफ होगा, और एलपीएफ का आउटपुट सिंपली हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। एलपीएफ का आउटपुट क्या है हमारा, बेसबैंड सिग्नल। ये सिंपली मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो अब हम बात करेंगे किस पे, रिसीवर सेक्शन। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ये जो रिपीटर है, रिपीटर का कैसे काम होगा, उसके बाद हम बैंडविड्थ की बात करेंगे। तो अब अगर हम पीसीएम की बात करें, यहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया, तो जो ये आपके पास हमने कहा ये पीसीएम रिसीवर सेक्शन है पूरा, यहाँ से नहीं, तो रिसीवर सेक्शन पे भी रीजनरेटर होगा, रिसीवर सेक्शन पे भी हमारा रीजनरेटर होगा। और इस रीजनरेटर का मेन काम क्या है, रीजनरेटर बेसिकली यहाँ पे ये करेगा कि फिर से जो डिस्टॉर्टेड पीसीएम सिग्नल है उस सिग्नल को रिसीव करेगा, और जो डिस्टॉर्शन है इसमें या जो भी नॉइस है, नॉइस के पार्ट को सप्रेस कर देगा, और सप्रेस करके क्या करेगा, ये फ्रेश पीसीएम सिग्नल जनरेट कर देगा। तो हमने कहा कि मान लो ये डिस्टॉर्टेड पीसीएम है, यहाँ पे ऐसा कुछ इसका शेप ऐसा होता है, उसके बाद ये रीजनरेटर को देंगे हम, रीजनरेटर यहाँ से क्या कर रहा है, फ्रेश पीसीएम सिग्नल जनरेट करते रहे। इसके बाद ये हम देंगे डिकोडर को। जब हम डिकोडर को देंगे तो डिकोडर का जो मेन काम है वो ये है कि जो ये आपके पास डिजिटल सिग्नल होगा या जो भी पीसीएम सिग्नल है, ये क्या करेंगे, अब इसको फिर से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे। तो डिकोडर यहाँ पे जो होगा, वो जो आपके पास मैसेज होगा उसको जो है ऐसे मैसेज में कन्वर्ट कर देगा, ऐसा सिग्नल आ जाएगा यहीं से। मतलब सिंपली अब जो डिजिटल था वो फिर से एनालॉग में कन्वर्ट। इसके बाद जो है अब हम इसको पास करते हैं किससे, एलपीएफ से। जो ये जो पूरा प्रोसेस होता है कन्वर्जन का, डिकोडर के थ्रू जो है मैसेज जनरेट करते हैं एनालॉग सिग्नल, इसको हम फिल्टर से पास कर देते हैं। तो जो इसमें नॉइस का पोर्शन होता है या डिस्टॉर्शन होता है उसको ये रिमूव कर देता है, और यहाँ से आपका जो होगा फ्रेश पीसीएम सिग्नल आपको, सॉरी, आपका जो है स्मूथ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जो भी आपने एक्सटी या एमटी जो भी दिए हैं आप मैसेज सिग्नल रिकवरी कर लेंगे। ऐसे हम कहते हैं कि जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है आप मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का रिकवरी कर लेते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस था, ये हमारा पूरा प्रोसेस है पीसीएम कम्युनिकेशन सिस्टम का। आपके पास ये ट्रांसमीटर सेक्शन, ये आपके पास पूरा चैनल का सेक्शन होता है, और उसके बाद आपके पास जो सेक्शन है ये हमारा रिसीवर का सेक्शन है। तो बहुत इजी प्रोसेस है पूरा इसका। अगर हम बात करें तो नोट्स आप लोग बना लेंगे, सारा कुछ ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसमिशन पार्ट। ये क्या नई चीज आ गई, ट्रांसमिशन पार्ट। मतलब अभी जो हमने डिस्कशन किया है उसी पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली हम चैनल की बात करेंगे। तो हमने कहा कि हमारे पास क्या था, ऐसा कुछ सिस्टम हो रहा था, हमने क्या किया, रीजनरेटर का यूज किया।
आगे किस रीजनरेटर का यूज किया हमने? ऐसे प्रोसेस ही कल तक चलता रहता है। यहाँ पे आप रीजनरेटर पे क्या दिए थे एज इनपुट? डिस्टॉर्टेड पीसीएम, और यहाँ से आप क्या करते हो? फ्रेश पीसीएम रिसीव करते हो। आप इनपुट पे ऐसा कुछ देते हो और आप आउटपुट पे ऐसा कुछ सिग्नल रिसीव करते हो। तो ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यूअस चलता रहता है। अब हमें बात करना है ट्रांसमिशन पार्ट डिस्कस करने का मेन ये है कि जब हम ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं तो ये जो आपके पास रिपीटर है, रिपीटर कैसे काम कर रहा है, हमें रिपीटर का इंटरनल वर्किंग डिस्कस करना है कि रिपीटर है कैसे ये काम करेगा। तो अगर हम रिपीटर की बात करें तो बेसिकली रिपीटर का जो ब्लॉक डायग्राम होता है वो ऐसा कुछ है। ये आपके पास जो होता है वो एम्पलीट्यूड इक्विलाइजर है, और यहाँ से आप लेते हो डिस्टॉर्टेड पीसीएम एज इनपुट, यहाँ से आप जनरेट करते हो पीसीएम सिग्नल, और ये आपको देते हो किसको? डिसीजन मेकिंग डिवाइस। डिसीजन डिवाइस, और यहाँ से आप क्या करते हो? पीसीएम सिग्नल जनरेट करते हो, फर्स्ट पीसीएम। इसी को हम देते हैं किसको? टाइमर सर्किट। ऐसा कुछ ये पूरा सिस्टम है, और यही जो पूरा सिस्टम होता है इसे क्या कहते हैं? रिपीटर। ये हमारा पूरा सेक्शन क्या कहलाता है? रिपीटर या रीजनरेटर। क्या है ये? रीजनरेटर। रीजनरेटर। तो अगर हम बात करें पूरे सिस्टम का रीजनरेटर के, तो अब इसमें क्या है? ये पूरा सेक्शन जो हमने एक ब्लॉक बनाया था, ये पूरा जो ब्लॉक है ये कॉम्बिनेशन का, ये इनका इंटरनल आर्किटेक्चर है। अब सबसे पहले जो डिस्टॉर्टेड पीसीएम हमने दिया है एज ए इनपुट, हम यहाँ पे ऐसा कुछ और बना दे रहे हैं। ये हमारे पास कुछ ऐसा डिस्टॉर्टेड पीसीएम आया था, ऐसा कुछ, और ये आपके पास डिसीजन लेवल है। डिसीजन लेवल क्या रेफरेंस वैल्यू कोई है? रेफरेंस लेवल ये है क्या? हमारा डिस्टॉर्टेड पीसीएम है, डिस्टॉर्टेड पीसीएम, और ये क्या करेगा? इसके करस्पॉन्डिंग पीसीएम सिग्नल जनरेट करेगा। तो अब अगर हम बात करें पूरे सिस्टम का, इसका तो ये पूरा सिस्टम होता है। अब इसमें है क्या? अगर आप इसमें बात करोगे तो बेसिकली क्या है कि आप सबसे पहले जो डिस्टॉर्टेड पीसीएम को देते हो आप एम्पलीट्यूड इक्विलाइजर, इसको देते हैं हम एम्पलीट्यूड इक्विलाइजर। तो जो वैल्यूज हम एम्पलीट्यूड इक्विलाइजर को देते हैं उस केस में होता क्या है कि जो ये आपके पास एम्पलीट्यूड इक्विलाइजर है, जो फेज और एम्पलीट्यूड में डिस्टॉर्शन जनरेट होता है, जो फेज और एम्पलीट्यूड में डिस्टॉर्शन जनरेट हो रहा पीसीएम सिग्नल को, वो क्या करता है? कंपनसेट कर देगा, या सिंपली हम क्या कहते हैं कि उसको रिमूव कर देगा। अब ये एम्पलीट्यूड और फेज डिस्टॉर्शन लेस
सिग्नल को किसको देगा, डिसीजन मेकिंग डिवाइस। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड इक्वलाइजर सिंपली क्या किया, जो फेज और एम्पलीट्यूड में डिस्टॉर्शन था उसको ये रिमूव कर दिया और ये सीधे आप दे देते हैं जो ये सिग्नल है डिसीजन मेकिंग डिवाइस। अब ये जो आपके पास आउटपुट जनरेट हो रहा है डिस्टॉर्शन फ्री पीसीएम सिग्नल इन टर्म ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फेज, ये हम देते हैं टाइमर सर्किट को। टाइमर सर्किट क्या करेगा, इसको ऐसे इनपुट लेगा और टाइमर सर्किट यहाँ से क्या करेगा, फ्रेश पल्सेस जनरेट करना शुरू कर देगा, एक टाइम इंटरवल फिक्स कर देगा टाइमर सर्किट। अब ये जो टाइमर सर्किट का आउटपुट है ये कहते हैं डिसीजन मेकिंग डिवाइस। तो जो ये टाइमर सर्किट है बेसिकली क्या करेगा कि डिसीजन मेकिंग डिवाइस जब हम ये इनपुट देंगे तो डिसीजन मेकिंग डिवाइस टाइमर सर्किट के आउटपुट को या टाइमर सर्किट जो ऐसे इनपुट दे रहे हैं उससे एक फिक्स्ड रेफरेंस लेवल को क्या करेगा, वो डिफाइन कर देगा। क्या कर देगा, एक फिक्स्ड रेफरेंस लेवल को डिफाइन कर देगा। तो जो ये डिसीजन मेकिंग डिवाइस है, अब हमने कहा कि जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है हम कहते हैं TH की वैल्यू कह रहे हैं यहाँ TH, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू जो भी डिसाइड करेगा या जो भी रेफरेंस लेवल है हम कहते हैं कि ये आपके पास रेफरेंस लेवल कोई VRF डिजाइन करती है, VRF जो भी है। जब रेफरेंस लेवल की हम अब बात करेंगे, जब रेफरेंस लेवल जो है आपका रेफरेंस लेवल के अबव जो सिग्नल होगा, रेफरेंस लेवल के अबव जब अबव की बात करेंगे तो जो आपके पास बिट होगा वो क्या होगा, हमेशा 1 बिट होगा। और जब रेफरेंस लेवल के बिलो की बात करेंगे तो बिलो के केस में जो भी बिट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये डिसीजन मेकिंग डिवाइस यहाँ से रेफरेंस वैल्यू असाइन कर लेगा। टाइमर सर्किट जो हम देंगे तो एक फिक्स रेफरेंस लेवल, जैसे यहाँ पे लिखा रेफरेंस लेवल या डिसीजन लेवल, तो एक वैल्यू असाइन कर देगा। और जैसे हमने कहा कि आपके पास डिस्टॉर्टेड पीसीएम था कि आप देंगे किसको, एम्पलीट्यूड इक्वलाइजर को, तो एम्पलीट्यूड और फेज डिस्टॉर्शन को ये रिमूव करेगा। उसके बाद अब जो ये डिसीजन लेवल हमने डिफाइन किया है, जो रेफरेंस लेवल डिफाइन किया है, इसके अबव जो आपके पास वैल्यूज हैं वो क्या है, हमारी वैल्यूज हमारी ऐसे 1 को रिप्रेजेंट कर रही हैं और जो ये वैल्यू 0 है उसको क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये 0 और फिर से। अब क्या है, वैसे अगर हम देखें तो ये जैसे लग रहा है कि हमारे पास यहाँ पे भी बिट अंदर ट्रांसमिशन हो रहा है। ये कैसे लग रहा था, अगर हम वैसे देखेंगे डिस्टॉर्शन की वजह से, नॉइज के इफेक्ट की वजह से कैसे लग रहा था, जैसे कि यहाँ पे भी 1 बिट का ट्रांसमिशन हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे ट्रांसमिशन किसका हो रहा है, 0 बिट का, यहाँ पे 1। ये चीजें हमारी होती हैं जो हमारे पास रीजनरेटर या रिपीटर होता है। रिपीटर या रीजनरेटर कैसे काम करता है। अब अगर हम बात करें आगे तो हम जो है पीसीएम सिग्नल की बैंडविड्थ की भी बात कर ले रहे हैं थोड़े समय में, ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ये बैंडविड्थ ऑफ पीसीएम सिग्नल, इस पे आपको हमेशा न्यूमेरिकल ही मिलता है कि जो आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा कि जो वैल्यूज हैं वो कितनी होती हैं। तो बैंडविड्थ की अगर हम पीसीएम सिग्नल की कैलकुलेशन की बात करें तो सिंपली जो बैंडविड्थ ऑफ पीसीएम सिग्नल होता है, बैंडविड्थ ऑफ पीसीएम सिग्नल, बैंडविड्थ ऑफ पीसीएम सिंपली होता है 1 बाई बिट ड्यूरेशन, 1 बाई बिट ड्यूरेशन। अगर हमको बिट ड्यूरेशन मिल जाए तो हम किसी भी पीसीएम सिग्नल का क्या करेंगे, बैंडविड्थ को कैलकुलेट करेंगे। तो हमें मेन फोकस ये करना है कि हमारे पास जो सिग्नल का बैंडविड्थ है वो कितना होता है। तो हमें कैलकुलेट करना है बिट ड्यूरेशन। तो बिट ड्यूरेशन की बात करें तो जो बिट ड्यूरेशन होगा वो होगा क्या, आप बिट ड्यूरेशन की बात करें तो वो क्या होगा, बिट ड्यूरेशन, बिट ड्यूरेशन का मतलब टोटल टाइमिंग, टोटल टाइम। या सिंपली हम बात करेंगे, बताएंगे सिंपली क्या होता है, सैंपलिंग टाइम
सैम्पलिंग पीरियड पान टोटल नंबर ऑफ बीट, टोटल नंबर ऑफ बीट। अगर हम कहते हैं हमें बीट ड्यूरेशन कैलकुलेट करना, तो इसका मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल कितना टाइम ड्यूरेशन है और टोटल कितने बीट हैं। अगर हमारे पास टोटल टाइम हमको पता चल जाएगा तो उसमें नंबर ऑफ बीट से डिवाइड कर देंगे, तो बीट ड्यूरेशन मिल जाएगा। कोई बीट है वो कितना टाइम कंज्यूम कर रहा, और एक बार हमें बीट ड्यूरेशन मिल गया तो हम बैंडविड्थ कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सिंपली वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बैंडविड्थ सिंपली क्या हो जाएगा, बैंडविड्थ का पी सिंपली 1/बीट ड्यूरेशन होगा। तो पहले अगर हम बात करें टाइमिंग का, तो टाइमिंग के केस में क्या होता है कि अब जैसे आपके पास क्या होगा, जो भी इनपुट इंफॉर्मेशन होगा, ढेर सारे चैनल्स होंगे, वो डेटा शेयर करेंगे। ऐसा मल्टीपल चैनल्स होंगे, 1 2 3 ऐसे हमने कहा कि n नंबर ऑफ चैनल, और ये आपके पास स्विच होगा जो रोटेट करेगा, और ये पूरा चैनल होगा जिसके थ्रू ये ट्रांसमिट। तो बेसिकली जब आप सैंपलिंग की बात करोगे, ये आपके पास है n नंबर ऑफ चैनल। देखो अगर आपसे क्वेश्चन में हो सकता है लिखा मिल जाए कि नंबर ऑफ चैनल 10 नंबर ऑफ चैनल, 20 नंबर ऑफ चैनल, 5 नंबर ऑफ चैनल, तो इसका सिंपल मतलब ये नंबर ऑफ चैनल का मतलब सिंपली इनपुट इंफॉर्मेशन से क्या है कि इनपुट 1 है ये, इनपुट 2 है ये, आपके पास ये इनपुट 3। ऐसे ही आपके पास ये क्या हो जाएगा, इनपुट n है, कैपिटल N। ये हम बात कर लिए कि आपके पास इनपुट इंफॉर्मेशन। अब जो ये कंप्लीट एक रोटेशन होगा कि आपके पास ये जो स्विच होगा, इसे कहते हैं रोटेटिंग स्विच या कम्युनिकेटर स्विच। ये जैसे पूरा रोटेट करेगा, जो पूरा टाइम ड्यूरेशन होगा इसके रोटेशन का, जैसे कि हम कहते हैं फ्रेम टाइम। फ्रेम का मतलब एक कंप्लीट रोटेशन जो पूरा होगा वो हमारा एक फ्रेम होता है। तो ये फ्रेम टाइमिंग है, इसे हम कहते हैं टोटल टाइमिंग या सैंपलिंग है। एक पूरे टाइम ड्यूरेशन वो कितना मैसेज को सेलेक्ट करना है। यहाँ से अगर हम सैंपलिंग टाइम की बात करें तो आपके पास सैंपलिंग टाइम क्या हो जाएगा, सैंपलिंग पीरियड, सैंपलिंग टाइम या पीरियड सिंपली जो भी कहते हैं। सैंपलिंग पीरियड क्या होता है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टीएस, और टीएस सिंपली क्या होता है 1/fs, और fs सिंपली क्या है, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी या सैंपलिंग रेट। ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 FM हो जाएगा। एक चीज तो हमको मिल गया कि जो हमारा टाइमिंग है वो कितना है, ये हमको वैल्यू मिल गया। अब हमें कैलकुलेट करना है कि टोटल नंबर ऑफ बीट। तो हमने ये कहा कि हमें कैलकुलेट करना है कि जो टोटल नंबर ऑफ बीट हैं वो कितने हो रहे हैं। तो आप जब टोटल नंबर ऑफ बीट की बात करोगे तो क्या देखते हैं हम लोग, कि टोटल नंबर ऑफ बिट कैलकुलेट करना। तो हमने कहा कि हमारे पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा। ये हमारे पास एक कंप्लीट फ्रेम है, ये एक हम सिंक्रोनाइजेशन बिट पहले यूज करेंगे, हम लिख रहे हैं इस पे सिन बिट, और उसके बाद आपके पास ये मल्टीपल चैनल्स हैं। ये हमने कहा कि आपके पास चैनल 1 है, ये चैनल 2 है, ये चैनल 3 है, और ये चैनल n है। अब मैं अभी बता रहा कि कंफ्यूज होने की थोड़ा भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास जो यहाँ चैनल लिखने का मतलब ये सिंपली इनपुट 1 है, या मैसेज जो भी आपके इनपुट इंफॉर्मेशन मल्टीपल है वो 1 है। ये आपके पास इनपुट होगा, जैसा भी लिखा मिल जाएगा। ये आपके पास इनपुट सिग्नल n है। अब ये होगा कि जो आपके पास कोई इनपुट इंफॉर्मेशन है, जनरली तो वो आप अभी आगे जब देखेंगे हम PCM सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें 8 बिट का डेटा होता है, लेकिन हम कहते हैं कि हम ऐसे करते रहे कि हमारे पास जो है n नंबर ऑफ बिट है। तो ये हम कह रहे हैं B1, ये B2, ये B3, ये B4, ऐसे ये B स्मॉल n करते रहे। इसका सिंपल मीनिंग ये हो गया कि अब एक कोई चैनल होगा कितने बिट का डेटा रखेगा, n नंबर ऑफ बिट का डेटा रखेगा।
ऐसे ये दूसरा चैनल होगा वो भी क्या करेगा, n नंबर ऑफ डेटा रखेगा, ये तीसरा भी ऐसे क्या करेगा, n नंबर ऑफ डेटा रखेगा। तो अगर हम टोटल बात करें, टोटल बिट का, टोटल नंबर ऑफ बिट की बात करें तो हम क्या देखते हैं, अगर हम टोटल नंबर ऑफ बिट की बात करें तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ बिट क्या हो जाएगा, ये आपके पास कितने इनपुट इंफॉर्मेशन है, तो ये हमारे कितने इंफॉर्मेशन है, कितना चैनल है, ये n है, और एक जो आपके पास चैनल है वो कितने बिट का डेटा रखता है, n। ये क्या हो जाएगा, कैपिटल N इनटू स्मॉल n, और उसके बाद हमने कहा कि एक हम एक्स्ट्रा सिंक्रोनाइजेशन बिट करते हैं, उसी के लेवल ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग इंक्रीज करेंगे तो बिट हमारा ऐसे इंक्रीज करना जाएगा, ये केवल सिग्नल के अलावा नहीं। अब ये टोटल नंबर ऑफ बिट हमको कितने मिल गए, n इनटू n प्लस 1। तो अब हमको सारा डेटा हमको रिसीव हो गया, तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर दें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/2fm इंटू n इंटू कैपिटल N प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2fm स्मॉल n इंटू कैपिटल N प्लस 1, ये आ जाएगा। अब अगर हम बात करें बैंडविड्थ, हम बात करें सिग्नल की बैंडविड्थ का, तो PCM की बैंडविड्थ की बात करेंगे, बैंडविड्थ ऑफ PCM, तो हमने कहा कि सिंपली क्या होता है 1/बिट ड्यूरेशन, तो ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा 2fm n इंटू n प्लस 1, ये सिंपली ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2fm n इंटू n प्लस 1 हर्ट्ज। ये आपका जो सिग्नल होगा, सिग्नल का बैंडविड्थ आ जाएगा। अब एक चीज इसमें और भी है कि हम अगर ये कहते हैं कि जैसे जो आपके पास वैल्यूज हैं, हमने कहा कि जो ये n इंटू n है, ये स्मॉल n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ बिट, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये स्मॉल n है क्या, नंबर ऑफ बिट है, और ये नंबर ऑफ चैनल है, ये नंबर ऑफ चैनल या सिंपली नंबर ऑफ इनपुट इंफॉर्मेशन, ये हो गया। अब अगर हम कहते हैं ये n की वैल्यू ग्रेटर दैन 1, मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ऐसा केस जनरेट हो गया कि जो n इंटू n आ रहा है, कि जो बिट आ रहे हैं, टोटल बिट आ रहे हैं, अगर ये एक से बहुत ज्यादा वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इस केस में जो बैंडविड्थ हो जाएगा PCM का, या सिंपली हम बैंडविड्थ की बात करेंगे, ये सिंपली क्या हो जाएगा 2fm n इंटू n हर्ट्ज, या सिंपली हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि n इंटू कैपिटल N fm हर्ट्ज। ये हम लेकिन कब यूज करेंगे, जब ऐसा केस जनरेट होगा कि जो n/n की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू जो वैल्यू है हमारी n इंटू। अब इसमें क्या होता है कि हर साल जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि आपको दिया रहेगा कि आपके पास कोई सिग्नल है, कोई PCM ट्रांसमिशन के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, उसमें आपको दे देगा कि 10 चैनल्स हैं, आपके पास 20 चैनल है, कुछ उसकी मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी दे देगा, और बोलेगा आपको कैलकुलेट करना है कि जो आपके पास सिग्नल है, सिग्नल का बिट रेट कितना है, बैंडविड्थ कितना है, SNR कितना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, इसका न्यूमेरिकल करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो लाइन कोडिंग होता है वो क्या चीज़ है लाइन कोडिंग, और लाइन कोडिंग के केस में हम कैसे जो इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं डिजिटल डेटा का। आज का चैप्टर क्लोज करते हैं। थैंक यू।